हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मॉडल सेट 2 यानी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल सेट 2। देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस होता है ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आएंगे, बल्कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम ये सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे और फिर उससे रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन या उससे आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। तो कम समय में रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है ये वीडियो, आप लोग अच्छे से देखेंगे। सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किया जाएगा और मॉडल सेट 2 की बात करेंगे। तो ये देखिए, ये है मॉडल सेट 2 केमिस्ट्री का। चलिए तो वीडियो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, NaCl रवा की संरचना कैसी होती है। ठीक है, NaCl रवा की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय, बंद पैकिंग, फलक केंद्रित घनाकार, वर्ग समतलीय या पिंड केंद्रित घनाकार। तो जो NaCl का संरचना होता है वो फलक केंद्रित होता है। वो कैसा होता है? फलक केंद्रित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब NaCl से रिलेटेड और भी जानकारी हम लोग आपको बताएंगे। देखो, NaCl जो होता है, NaCl ये FCC होता है। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, बोलते हैं फलक केंद्रित। तो एक तो ये आ गया, फलक केंद्रित संरचना होता है। फिर NaCl जो होता है उसके जो आयंस होते हैं वो अष्टफलकीय रिक्त स्थान को घेरते हैं। ठीक है, यानी किस तरह का ये रिक्त स्थान घेरते हैं? अष्टफलकीय। यानी फलक केंद्रित में कैसा होता है? अष्टफलकीय रिक्त स्थान बनाते हैं। ओक्टाहेड्रल वॉइड्स इसको बोलते हैं। ओक्टाहेड्रल, OH ओक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। ठीक है, अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय बनाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि NaCl का समवन संख्या कितना होगा। समवन संख्या का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन 6 का मतलब हो गया कि जो NaCl Na प्लस है, ये कितने 6Cl आयन से घिरा रहेगा। ठीक है, या फिर प्रत्येक Cl जो है वो 6Na प्लस आयन से घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होगा, या ये पूछेगा कि NaCl अगर अष्टफलकीय पर है तो वो कितने क्लोरीन से घिरा होता है, तो वो 6 क्लोरीन से घिरा होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही होता है कि एक परमाणु जो है कितने पड़ोसी परमाणुओं से घिरा होता है। तो एक सोडियम 6 क्लोरीन परमाणु से घिरा होगा, और या 6 क्लोरीन परमाणु एक क्लोरीन परमाणु 6 सोडियम परमाणु से घिरा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका NaCl। तो कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl कितना होता है? 6। और रिक्ति कैसा होता है? अष्टफलकीय। कैसे होता है? FCC होता है, फलक केंद्रित। तो ये था NaCl से रिलेटेड। चलिए तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समवन संख्या कितना होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP इसको बोलते हैं। तो इसका समवन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना? 12 होगा। ठीक है, ये तो सीधा सीधी याद करना है। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, चाहे उसमें धातु ही या कोई भी। अगला देखते हैं, एक धातु की रवादार रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। अच्छा, इसी को षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग को इंग्लिश में लिख दिया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? HCP। संरचना होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या तो बिल्कुल 12 होगा। यानी ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है। बस इसमें एक में षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग पूछ दिया है और एक में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पूछ दिया है। इंग्लिश में लिख दिया है और किस में लिख दिया है? ये हिंदी में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा बिल्कुल। दोनों क्वेश्चन सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है? तो देखो, क्रिस्टलीय ठोस मतलब होता है धातु हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो ये होगा आंसर क्या? हीरा। क्योंकि कांच जो है वह क्रिस्टलीय है, रबर भी अक्रिस्टलीय है, उपरोक्त सभी होगा नहीं। तो क्या होगा? हीरा। यहाँ पे कोई भी धातु भी हो सकता था, क्रिस्टलीय में आएगा। जबकि कांच रवा किस में आएगा? अक्रिस्टलीय। अच्छा, अक्रिस्टलीय को अतिशीति द्रव्य कहते हैं। तो कभी कभी इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन अतिशीति द्रव है। तो कांच या फिर रबर। अतिशीति द्रव अक्रिस्टलीय को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की कौन सा तरीका
तापमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांद्रता व्यक्त करना मतलब कंसंट्रेशन शो करने के लिए कौन सा मेथड इन चारों में से जो है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर है क्या, मोलरता, सॉरी आंसर नहीं, ऑप्शन है मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता या फिर मोललता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोललता। अब मोललता क्या होता है, प्रति केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। और द्रव्यमान जो है वो तापमान बदलने पर नहीं बदलता है, इसीलिए मोललता तापमान से स्वतंत्र रहता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। वही बात कर ले मोललता का, तो प्रति लीटर आयतन होता है इसमें, और आयतन का मान तापमान बदलने पर बदल जाता है, तो ये भी बदलेगा। नॉर्मलता में भी प्रति लीटर आयतन में ग्राम तुल्यांक का संख्या होता है, तो ये भी बदलेगा। फॉर्मूलता में भी प्रति लीटर आयतन ही लिया जाता है, तो इन तीनों में आयतन लिया जाता है, आयतन तापमान के साथ बदलता है, जबकि इसमें लिया जाता है विलायक का भार जो तापमान बदलने पर नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागम झिल्ली से निकल पाते हैं। ठीक है, ये पिछले मॉडल सेट में भी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागम झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम से निकल जाते, तो कौन होगा, विलायक के अणु। ठीक है, विलायक के अणु। और इससे रिलेटेड हमने और भी डिस्कशन कर ले, तो पूछता है कि अर्धपरागम झिल्ली से विलायक के अणु किधर से किधर निकलते हैं, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। कम सांद्रता को तनु भी कहते हैं, यानी तनु से सांद्र की तरफ। नेक्स्ट पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है, किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, पूछ रहा है किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। 1% ग्लूकोज का, 1% सुक्रोज का, 1% यूरिया का, या 1% NaCl का। तो देखो ये जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक ठीक है, क्वथनांक का फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू आई, ठीक है, इंटू KB इंटू M। तो खैर KB और M तो सब में आएगा। आई मतलब होता है तुम्हारा आयंस का संख्या यानी गुणांक, इसको 1/2 गुणांक बोलते हैं, 1/2 गुणांक बोलते हैं। तो आई का मान मतलब आयंस का संख्या। तो आपको बता दें इसमें जो 3 ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन है। ग्लूकोज नॉन आयनिक में आता है, मतलब ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, ये भी अनवैद्युत अपघट्य नॉन आयनिक में आता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इसको बोलते हैं, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये टूटेगा Na+ और Cl- में। तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो इसमें I = 2 हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये टूटता है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटता है Na+ और Cl- में टूटेगा। तो यहाँ जो मोस्टली I = हो जाएगा, ये इसका फैक्टर 1 और इसका फैक्टर 1 = 2। ठीक है, तो I का वैल्यू सबसे ज़्यादा NaCl में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1% ऑफ NaCl 1% ऑफ NaCl। तो रीजन अगर आप शॉर्टकट में बोले तो सीधे देख लेते हैं क्या, कि ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया ये सब क्या बोलते हैं उसको, वैद्युत अपघट्य, अनवैद्युत अपघट्य है। नॉन इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इन तीनों को, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, आयंस में टूटेगा। तो आंसर क्या होगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी स्थिरांक केएच का मान। ठीक है, केएच का मान जो है वो क्या होता है। तो देखो वैसे तो हेनरी नियतांक दाब से रिलेटेड है, कि अगर किसी विलयन में दाब का मात्रा बढ़ाया जाए तो गैस की घुलित मात्रा बढ़ेगी, ये कहता है हेनरी का नियम। लेकिन यहाँ तापमान से रिलेटेड पूछ दिया है, तो तापमान बढ़ने पर कम होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तापमान बढ़ने पर बढ़ता है या कम होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो तापमान बढ़ने पर बढ़ता है होगा। ठीक है, तापमान बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ता है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो गैस का जो मतलब विलय का जो है अणु का संख्या, उसमें प्रभावी टक्कर का संख्या बढ़ेगा, विलयता बढ़ेगा। तो हेनरी का नियतांक जो है ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर क्या आता है, बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर देखते हैं, और नहीं 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो ये सब रटा रटा क्वेश्चन, इसको देख लीजिए बहुत अच्छा। देखो अनुसंख्य गुणधर्म क्या क्या होता है, हिमांक में अवनवन अनुसंख्य गुणधर्म है, क्वथनांक में उन्नयन अनुसंख्य गुणधर्म है, प्रकाशीय क्रियाशीलता अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनवन अनुसंख्य गुणधर्म है।
तो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अनुषंग गुणधर्म नहीं है? तो प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है वो अनुषंग गुणधर्म नहीं है। अनुषंग गुणधर्म किसको कहते हैं? तो विलयन का वह गुण जो विलय के अणु की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के अणु की संख्या बढ़ने घटने से परिवर्तित होता है, उसको क्या कहते हैं? अनुषंग गुणधर्म। अणु की संख्या पर निर्भर करने वाले विलयन के गुण को कहते हैं अनुषंग गुणधर्म। जो ये तीन है, हिमांक में अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन है, पर प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं, ठीक है। विलियन की मोलरता बताएं। विलियन की मोलरता बताएं। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विलियन, तो विलियन यहाँ पे दिया हुआ है। विलियन कितना दिया हुआ है? 200 ml, ठीक है। 200 ml, 200 मिलीलीटर, ठीक है। और विलय क्या दिया हुआ है? NaOH घुला हुआ है 2 ग्राम, ठीक है। यानी NaOH का मात्रा दिया हुआ है, NaOH की मात्रा जिसको W कहते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है कितना ग्राम? लेट मी चेक, 2 ग्राम, ठीक है। अब कह रहा है कि आप बताइए मोलरता बताइए। मोलरता इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है W/M। किसका WM? NaOH का। और बटा नीचे हो जाएगा V, और V होना चाहिए लीटर में। किस में होना चाहिए? लीटर में। तो लीटर में, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भागा दे देते हैं। अब देखो W तो दिया हुआ है 2 ग्राम, और NaOH का जो मोलर द्रव्यमान है वो यहाँ से पता चल जाएगा सूत्र से। तो सोडियम का होता है 23, और ऑक्सीजन का होता है मोलर द्रव्यमान 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो सूत्र से निकल जाएगा M, मोलर द्रव्यमान। सोडियम का 23 होता है द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, बटा भी दिया हुआ है आपका 200 मिलीलीटर। तो 200 और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भागा दे देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा ग्राम प्रति लीटर में। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 40, और ये इधर काट दो, 20 20 20 20। तो आगे आपका 10/2, ये 2 कैंसिल, 10 कैंसिल, 1/4। और 1/4 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 0.25। आप इसको लिख सकते हो, सॉरी, ग्राम प्रति मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.25 मोल प्रति लीटर, या फिर 0.25 मोल प्रति लीटर। मोलरता का यूनिट है तो इसको M भी लिख सकते हैं। तो इसमें आंसर देखेंगे क्या है। इसमें आंसर है 0.25 होगा, ये सब नहीं होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा A, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं। दिया हुआ है विलियन, दिया हुआ है 200 ml, ठीक है। उसके बाद NaOH की मात्रा 2 ग्राम, निकालना है मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला होता है W/M, NaOH का बटा V विलियन का, और उसको 1000 से भागा देंगे क्योंकि आयतन होना चाहिए लीटर में। और W का वैल्यू रख दिए 2 ग्राम, M निकलेगा इस सूत्र से 23 + 16 + 1, ठीक है। और इस तरह से सॉल्व करते हैं, हमारा आ जाएगा 0.25 M। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो ये भी आपका अगला ऑब्जेक्टिव बन सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट, और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 0.1 M बेरियम नाइट्रेट घोल का वानठाप गुणक दिया हुआ है, I दिया हुआ है 2.74 है, ठीक है। तो विघटन स्तर ज्ञात करें, अल्फा ज्ञात करना है। चलिए तो ये भी सॉल्यूशन टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इधर सॉल्व करते हैं। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आई का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.74, ठीक है। और कह रहा है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू वाट बताइए। कौन है इसमें? वैद्युत अपघट्य है आपका बैरियम नाइट्रेट है, NO3 हॉल ट्वाइस। तो बैरियम नाइट्रेट टूटेगा आपका Ba2+, चूँकि यहाँ वैलेंसी 2 है, और इसके बारे में आपको पता है कि NO3 जो होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। तो ऑल ओवर जो आयंस का संख्या है, आयन का संख्या है वो कितना आ गया? 1 + 2,
इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। आई भी लगभग इसी के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आई हो गया 3। अब कह रहा है अल्फ़ा, तो आपको बता दें 1/2 गुणक का एक फॉर्मूला होता है, 1/2 गुणक, ठीक है, का सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा को बोलते हैं आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा यही निकालना है, ठीक है। तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.74, 1 प्लस n, आयंस कितना आया हमारा 3 आया, n इक्वल टू आयंस का संख्या है तो 3 माइनस 1, और अल्फ़ा तो फाइंड करना है। ये 1 इधर माइनस हो जाएगा तो 1.74, और ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 1.74 को जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 0.87 हो जाएगा, ठीक है। और 0.87 यहाँ देखो क्वेश्चन में है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज में, तो जैसे ही 0.87 को अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 87%, क्या हो जाएगा। तो अगर डेसिमल में बात करें तो 0.87, और परसेंटेज की बात करें तो 87%। तो हमारा आंसर कहाँ है, ये होगा नहीं, क्या होगा 87%, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये देखो फिर से क्या कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आई का वैल्यू दिया हुआ है, 1/2 गुणक का वैल्यू दिया हुआ, ये देखो 1/2 गुणक का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है विघटन यानी अल्फ़ा का मात्रा ये निकालना है। तो बेरियम नाइट्रेट है, वैद्युत अपघट्य टूटेगा तुम्हारा Ba प्लस और नाइट्रेट में, ठीक है। यानी आयंस हमारा आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2, तो 1 + 2 आ गया कितना 3। 1/2 गुणक का सूत्र होता है I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। n हो गया नंबर ऑफ आयंस, तो यहाँ पर क्या करेंगे n का वैल्यू 3 रखेंगे, I का वैल्यू दिया हुआ है 1 तो 1 है, अल्फ़ा सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते ही आ गया 0.87, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 87%, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, क्यों। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, तो जो भी उसका रीजन है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। अब है चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है। तो देखो चालकत्व का फॉर्मूला होता है, फिर से देखते हैं, चालकत्व को कापा सूचित करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, जो सॉल्यूशन क्वेश्चन उस पर डिस्कशन करेंगे। चालकत्व को कापा से सूचित करते हैं, लगभग के जैसा होता है। ये फॉर्मूला होता है G/L/A। तो अगर हम स्थिरांक की बात करें तो ये किसका गुणांक होगा, L/A का। L हो गया अपना वही तार की लंबाई फिजिक्स में बोलते हैं, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो एक तरह से फिजिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा L/A। A/L होगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका A हो जाएगा। नेक्स्ट है A, B, C और D धातु के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। तो देखो इसका सबसे अच्छा तरीका बता देते हैं कि उस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे ऋणात्मक होगा, यानी उस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे ऋणात्मक होगा। तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक इसमें किसका है, -3.05 का, ए का, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। वही अगर पूछता कि सबसे कम किसका होगा तो हो जाता किसका 0.8 वोल्ट का हो जाता। यानी क्या इसमें याद रखना है कि जो भी वैल्यू है माइनस में जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसका अवकरण क्षमता अधिक होगा, अवकरण क्षमता अधिक होगा, ठीक है। उल्टा कर दो, ऑक्सीकरण क्षमता भी पूछ देता है, तो जिसका वैल्यू सबसे प्लस में अधिक होगा उसका ऑक्सीकरण क्षमता क्या होगा, अधिक होगा। तो अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो एक को माइंड में याद रखना है कि जिसका माइनस में वैल्यू ज़्यादा होगा अवकरण क्षमता अधिक होगा, पलट देना है तो ऑक्सीकरण आ जाएगा, उलट देना है, ठीक है। और कम बेसी उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना है। तो जिसका माइनस में वैल्यू, फिर से याद कर लो, जिसका माइनस में वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा है, उसका अवकरण क्षमता क्या होगा, अधिक होगा। तो आंसर हो जाएगा 14 का ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, थोड़ा फास्ट अब चलेंगे, ठीक है।
जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? चार्ज किया जाता है तो देखो इन सब में जो है वैद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 होता है। तो जब हम यूज करते हैं तो H2SO4 टूटता है और जब चार्ज करेंगे तो H2SO4 पुनः क्या होगा? बनेगा। चार्ज में उल्टा होता है, रिवर्स होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन में सब कोई भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया उसको बोलते हैं जिसमें जो है अभिकारक का कोफिशिएंट 1 होता है। तो इसमें अगर इसको संतुलित करें, अगर यह पहले से भी संतुलित है तो 1 और 1 2 कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका ऑलरेडी कोफिशिएंट 2 है, इसका ऑलरेडी कोफिशिएंट 2 है। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं। आप इसको 17 को घेर सकते हो, कोई भी इसमें आंसर नहीं होगा। ठीक है। अगर बात करें प्रथम कोटि का तो प्रथम कोटि का हम आपको सामने यहाँ लिख देते हैं, आप उसको प्रथम कोटि लिख सकते हो। नहीं, ये भी नहीं, इसको भी बैलेंस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। आप इसको प्रथम कोटि लिख सकते हो। ये टूट जाता है तुम्हारा N2 और H2O में। ठीक है, बैलेंस करने के यहाँ 2 लगा देता है। तो ये जो NH4NO2 है ये टूट जाता है N2 और 2H2O में। तो इसमें आप बैलेंस करोगे तो ऑलरेडी यहाँ 2 नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4, तो 2 × 2 4 प्लस O मतलब 2O, तो यहाँ O2 है। तो इसमें आप बैलेंस करोगे तो कोई नंबर नहीं लगे, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। तो ये तुम्हारा प्रथम कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, खैर यहाँ पूछ भी रहा है कि कौन नहीं है, तो कोई भी नहीं है। 18 कौन शून्य कोटि की प्रतिक्रिया दिखाता है? ठीक है, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया पूछ रहा है कि कौन दिखाता है। तो देखो शून्य कोटि में जो होता है रिएक्शन का रेट जो होता है गिरेगा। तो इसमें दिख रहा है कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बढ़ रहा है, कांस्टेंट है फिर बढ़ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। 20 क्या पूछ रहा है? अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बताइए। तो अभिकारक अणु उत्पाद में यानी अभिक्रिया करेगा तो वो हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा। जिस ऊर्जा पर पदार्थ को दी जाने वाली अतिरिक्त ऊर्जा जिससे वो अभिक्रिया करने के लिए बाध्य हो जाए या देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए उसको क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ये सब नहीं होगा। क्या होगा? सक्रियण ऊर्जा। हाँ, यहाँ एक देहली ऊर्जा होता तो शायद कन्फ्यूजन होता, क्योंकि देखो इसको भी क्लियर कर लो। ये जो देहली ऊर्जा है, ठीक है, देहली ऊर्जा जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको? थ्रेश होल्ड एनर्जी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी पर कोई पदार्थ रिएक्शन करने लगता है और थ्रेशोल्ड एनर्जी तक एनर्जी पहुंचाने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा देते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो आंसर यहाँ पर तो सी होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है दूध जो है वो क्या है? मिल्क इज़ व्हाट? तो जल में परिक्षेपित वसा। मिल्क क्या है? जल में परिक्षेपित वसा है। ठीक है, या फिर वसा में परिक्षेपित जल है, तेल में परिक्षेपित जल है। तो आंसर क्या होगा? तेल में परिक्षेपित। ये जो है ऑयल इन वाटर इमल्सन में आता है। इमल्सन मतलब पायस। इमल्सन बोले तो क्या? पायस। तो ये किस में आता है? ऑयल इन डब्लू इमल्सन में आता है। अब निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कोलाइडी कण का आकार कितना होता है? तो यहाँ सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 10⁻⁻5 से 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻5 से 10⁻7। अच्छा, यहाँ देखो तो थोड़ा सा 21 में एक मिस्टेक हो गया। ये सही है, ऑयल इन डब्लू इमल्सन सही है। तो इसको बोलते हैं जल में तेल। हिंदी में उल्टा पढ़ते हैं ना, जल में तेल। इंग्लिश में पढ़ते ऑयल इन वाटर। तो इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? ए, जल में परिक्षेपित वसा। जल में घुला हुआ वसा। जल में घुला हुआ वसा, ऑयल इन वाटर। तो ये सही है। इसको हिंदी में उल्टा पढ़ते हैं, जल नीचे वाले को पढ़ते जल में परिक्षेपित वसा। तो आंसर इसका ए होगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था। चलिए बहुत अच्छा। 22 का आंसर ठीक है। 10⁻5 टू 10⁻7 सेंटीमीटर में है। अगर वही पिकोमीटर की बात करें तो 10⁻6 से हो जाएगा 10⁻9 के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है किस में?
तो देखो वैसे तो आंसर विलियन बच्चे टिक लगा देंगे, पर विलियन टिक नहीं लगाना है, क्योंकि विलियन में ठोस के कण दिखाई देते हैं। अब विलियन में ठोस के कण हो उसको सॉल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉल। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब छेप होगा नहीं, वाष्प होगा नहीं, विलियन होता अगर सॉल नहीं होता तो। नेक्स्ट पूछा है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया किस तरह की, उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, बहुलीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसी भी तरह का हो वो अनुत्क्रमणीय होता है। अब भौतिक अगर रहता तो वो क्या होता, उत्क्रमणीय। यहाँ पूछ देगा अगर भौतिक अधिशोषण अभिक्रिया तो क्या टिक करेंगे, उत्क्रमणीय। नेक्स्ट है पेप्टीकरण क्या है, मतलब वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। ठीक है, तो देखो पेप्टीकरण थ्योरेटिकल बता दें, पेप्टीकरण वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी अवक्षेप में कोई उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो आयंस बनाए, ठीक है, वैद्युत अपघट्य उसको बोलते हैं, मिलाया जाता है। तो जो अवक्षेप है टूटकर सूक्ष्म कणों में बदल जाता है, ठीक है, और कोलाइडल अवस्था में आ जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेप्टीकरण। ठीक है, तो इसमें आप देख लो कि जो करेक्ट आंसर है वो किसको मैच कर रहा है। तो पहला है कोलाइडल कणों का अवक्षेपण होता है, नहीं। कोलाइडल कणों का शुद्धिकरण भी नहीं होता है, बल्कि कोलाइडल विलयन में परिक्षिप्त अवक्षेपण होता है। सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त क्या होता है, अवक्षेपण होता है। कोलाइडी कणों का वैद्युत क्षेत्र में गमन ऐसा कुछ नहीं होता है। निम्नलिखित में हाइड्रोफोबिक कोलाइडल क्या है। तो देखो हाइड्रोफोबिक बोलते हैं जो जल से दूर होता है, जल में नहीं घुलता है, जल को पसंद नहीं करता है। सुनो ना, एक बीमारी हाइड्रोफोबिया जिससे पानी में डर लगता है, तो वैसा ही कुछ है हाइड्रोफोबिक। तो स्टार्च पानी में घुलता है, जिलेटिन गोंद, ये सब जो है ये क्या है, हाइड्रोस्नेही है, जल की तरफ आकर्षित होने वाला है। सल्फर जो है वो आपका हो जाएगा हाइड्रोफोबिक कोलाइडल में आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब जो जल को पसंद नहीं करता है। अभी ठंडा में सबको हाइड्रोफोबिया लगभग हो चुका है, ठीक है, पानी से भागता है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। अच्छा, वैद्युत शोधन, ठीक है। निम्नलिखित धातुओं में से किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का शोधन होता है। ठीक है, तो देखो जो वैद्युत शोधन उसी को होगा जो धातु जो है आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा जल्दी से। तो लोहा जल्दी आयनित नहीं होता, सबसे जल्दी आयनित कौन होगा, सोडियम। वैसे सोडियम का अयस्क भी है NaCl, जो वैद्युत अपघट्य है, जल्दी से टूट जाता है। तो आंसर क्या होगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वो अयस्क क्या कहलाता है। तो दो अलग अलग धातु उपस्थित होते, देखो बाकी सबके सूत्र में आपको धातु हेमेटाइट में मिलेगा लोहा, गैलेना में PbO मिलेगा, तो O जो है अधातु है। मैग्नेटाइट में भी लगभग आपको एक ही धातु मिलेगा, ठीक है, लोहा। लेकिन कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। इसमें कॉपर भी है और आयरन भी है। तो पूछ ही रहा है क्या, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते, तो कॉपर और आयरन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2, कॉपर है और आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। वैसे अयस्क का परिभाषा ही होता है कि जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अयस्क। अच्छा, बाकी सबका भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी एग्जाम में आता है। गैंग किसे कहते हैं, तो अयस्क में उपस्थित मिट्टी और बालू के कण की अशुद्धि को गैंग कहते हैं। ठीक है, और धातु के निष्कर्षण में, ठीक है, धातु के निष्कर्षण में वात्य भट्ठी में निकलने वाली धातु के साथ अशुद्धि को धातुमल कहते हैं। तो धातुमल अलग है, इसको कहते हैं स्लैग, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लैग। अयस्क को ओर्स कहते हैं, गैंग तो गैंग है, बाकी इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। अभी सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो ये सब याद कर लेना है, बॉक्साइट है। कौन है, बॉक्साइट। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है। तो बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3.XH2। तो ये भी पूछ देता है बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है। एल्युमिनियम का अक्स है तो बॉक्साइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है। हूप की विधि द्वारा, तो देखो हूप की विधि, हूप नाम है ये वैद्युत शोधन विधि, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। ठीक है, हूप की विधि जो है इससे एल्युमिनियम धातु का शुद्धिकरण होता है। और आपको बता दें कि एल्युमिनियम धातु शुद्ध
मतलब शुद्धिकरण का और भी दूसरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस से उसको बहुत ज़्यादा शुद्ध किया जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक शुद्ध किया जाता है। एल्युमिनियम का शुद्धिकरण होता है पता है कितना, 99.9% तक उसको शुद्ध किया जाता है। 99.99% लिख सकते हैं, इसको बनाने तक किया जाता है। ये है क्या, वैद्युत अपघटन विधि है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हूप की विधि किस तरह की विधि है, तो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड, वैद्युत शोधन विधि। इससे किस धातु का शोधन किया जाता है, एल्युमिनियम। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि एल्युमिनियम को अत्यधिक शुद्ध किस विधि द्वारा किया जाता है, तो हूप विधि। अत्यधिक मतलब 99.9%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है। तो देखो, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जो होता है उसका सूत्र होगा H3PO4। इसको फास्फोरिक अम्ल भी बोलते हैं, फास्फोरिक अम्ल भी यही होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक भी यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन और निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है। तो सबसे कम, ज़्यादा बोलता तो ये होता, सबसे कम तो ये होगा, ठीक है, एफ। क्योंकि एफ काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसका विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक होता है, ये जल्दी टूटता नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये कम भास्मिक होता है। ये क्या होता है, कम भास्मिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उजला और पीला फास्फोरस एक दूसरे से क्या है। तो अप्रूप है। वैसे फास्फोरस का 3 अप्रूप है, उजला फास्फोरस, उजला और पीला तो एक ही को बोलते हैं, और लाल फास्फोरस भी एक होता है, काला फास्फोरस भी होता है। वैसे ये जो उजला फास्फोरस और पीला फास्फोरस है, दोनों एक ही फास्फोरस, ये लिख दिया है, पर होता है फास्फोरस 3, एक लाल और एक काला, और एक तो अभी आप पढ़ ही रहे हो उजला। तो ये तीनों क्या कहलाएगा, अप्रूप कहलाएगा, उजला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका बंध कोण सबसे छोटा होता है। तो देखो, बंध कोण और आकार दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, जिसका आकार बड़ा होगा, ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो आकार है वो रिवर्स होता है कोण का। ये आप माइंड में याद रखना, ट्रिक याद रखना, ठीक है। जिसका आकार बड़ा होगा उसका कोण छोटा होगा, जिसका कोण छोटा होगा उसका आकार बड़ा होगा। तब क्या पूछा, इनके इसमें बंध कोण छोटा, बंध कोण छोटा पूछ रहा है, तो आकार सबसे बड़ा किसका होगा। तो ये देखो, हाइड्रोजन 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 कॉमन है, ऑक्सीजन से ज़्यादा बड़ा आकार सल्फर का होता है, परमाणु संख्या 8, परमाणु संख्या 16 सेलेनियम, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, टेल्यूरियम का। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। पूछ रहा है क्या, बंध कोण छोटा ना, तो बंध कोण छोटा, बंध कोण छोटा यानी आकार बड़ा, तो इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। तो भाई लॉक कर लो, ये सब याद करना है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती। तो वो भी कौन होगा, SO2, जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब कुछ कुछ थियोरेटिकल था, अब आ रहा है जल्दी से ही सॉल्यूशन टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तो वही है, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो देखो, ऑक्सी अम्ल वही बना सकता है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है, तो ये हो जाएगा कौन, F2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब का विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है। तो ऑक्सी अम्ल बनाता है, और वो ऑक्सी अम्ल का सूत्र भी लिख लो, OF2 होता है। ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ऑक्सी अम्ल, फ्लोरीन के बनने वाले ऑक्सी अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो OF2, नाम इसका होगा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है, OF2। बाकी सब नहीं बनाएगा क्योंकि सबका विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है। देखो, उत्कृष्ट गैस तो पहले तो रिएक्शन नहीं करता, तो ये यौगिक नहीं बनाएगा, लेकिन जैसे जैसे आकार बढ़ेगा उसका जो है इलेक्ट्रॉन कमज़ोर पड़ जाता है, तो रिएक्शन थोड़ा बहुत करेगा जिनॉन, ये सब रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो हम टिक लगा सकते हैं जिनॉन। वैसे उत्कृष्ट गैस जो है रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जिनॉन करेगा। अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन से कर सकता है, ऑक्सीजन से कर सकता है, ये सब बनाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। देखो, ये जो क्वाइन है जिसका यूज किया जाता है क्वाइंस बनाने में, वैसे धातु को ही मुद्रा धातु कहते हैं। तो क्वाइंस किसके लिए बनाया जाता है, AG का बनता है, AU का बनता है, सोना का, सिल्वर का, कॉपर का, तांबा का सिक्का, ये सब आप सुने होंगे। तो ये तो हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी है,
जिस धातु से सिक्का बनाया जाता है उसी को मुद्रा धातु कहते हैं। नेक्स्ट है कॉपर 2+, जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। चलिए तो देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 40। ठीक है, कॉपर, तो कॉपर 2+ है, तो सबसे पहले हम लोग कॉपर का बनाएंगे। कॉपर का होता है Ar3D10 और 4s1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 2+ है, 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो ये गायब हो जाएगा और इसमें से गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Ar3D9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कहाँ है। Ar3D9 आंसर हो जाएगा सी। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है। देखो प्रतिचुंबकीय उसको बोलते हैं जिसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अनुचुंबकीय होगा। आंसर है आपका कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो देखते हैं फिर से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक फ्रेश पेज ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है हमारे पास ए नंबर कोबाल्ट CO2+, बी नंबर है Ni2+, सी नंबर है Cu2+, डी नंबर है Zn2+। ठीक है, 4 क्वेश्चंस है। तो देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट पहले जनरल बना लेते हैं। कोबाल्ट का हो जाएगा Ar और 27 होता है ना, 3D7 4s2। अब यहाँ 2+ है तो ये कैंसिल, बच जाएगा 3D7 यानी 3D7। तो 3D7 है तो 7 में भी बॉक्स बनाते हैं। डी में टोटल बॉक्स होता है 5, 1 2 3 4 5। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गए, कितना बच गया 3। कितना बच गया 3, यानी ये क्या होगा, ये होगा अनुचुंबकीय। क्या होगा ये, अनुचुंबकीय। इसका देख लेते हैं, आर्गन 3D8 4s2, 2+ है मतलब ये दोनों लॉस कर चुका है, तो बच गया 3D8। 8 अगर बच जाएगा तो इसको भी बॉक्स में आप भर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ भी जो है n=2, तो ये भी आपका क्या होगा, अनुचुंबकीय। कॉपर का देख लेते हैं, 29 होता है Ar3D10 4s1, 2 लॉस है, ये कैंसिल और इसमें से ये कैंसिल, तो बच जाएगा 3D9। अगर 9 की बात कर ले तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी n= बच जाएगा 1। लेकिन वही जिंक की बात कर ले तो ये हो जाएगा 3D10 4s2, 2+ है, दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस। 3D10 की कंडीशन में इसका जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। ठीक है, तो बाकी सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट में है, कोबाल्ट 2+ में 3 है, निकेल 2+ में 2 है, कॉपर 2+ में 1 है, लेकिन जिंक 2+ में 0 है। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वही होता है प्रतिचुंबकीय। तो आपका 42 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी सब का सब क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो ये हम सॉल्व करके इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी अनुचुंबकीय अनुचुंबकत्व का मान निकालने के लिए बता देता है, तो वो सब हम पिछले मॉडल सेट में बताए हैं और आगे भी क्वेश्चंस आएगा तो बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 43 पूछ रहा है क्या, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका क्या पूछ रहा है यार, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। क्या मतलब है किसका आवश्यक, कौन आवश्यक घटक। ठीक है चलो, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, ये तो बिल्कुल फेमस है, इसका क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। आंसर क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। हाँ ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड 43। ठीक है, चलिए 43 सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर n-1 d 5 नहीं होगा, n-1 d 1 to 10 ये होगा, और s में 0 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 हो सकता है, या क्या हो सकता है 2, तो 0 से लेकर क्या हो सकता है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो सही है, पर s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और कम से कम 0 होता है, तो 1 तो होगा नहीं, ये पी ब्लॉक का है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका है, पी ब्लॉक का है, तो आंसर क्या होगा बी। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तीनों से पूछता है, संक्रमण तत्व कहते हैं डी ब्लॉक को। किसको कहते हैं, डी ब्लॉक को। चलिए तो इस पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 43 ठीक है। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का विन्यास होता है NS1-2। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का विन्यास होता है NS2 NP1-6। डी ब्लॉक जिसका क्वेश्चन पूछा था अभी, डी ब्लॉक का होता है NS0-1-2 भी लिख सकते हैं, 0-2 भी लिख सकते हैं। n-1 D 1-10, 0-10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और कौन है, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक का होता है NS2 n-1 D 0-1, और हो जाएगा n-2 F1-14। तो ये सब है, ठीक है। नाम भी अलग अलग है, इसको कहा जाता है क्षार धातु, अल्कली मेटल्स, ठीक है। ये मिश्रित वर्ग आता है, मिश्रित वर्ग, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डी ब्लॉक को तो अभी अभी क्वेश्चन में था, इसको संक्रमण तत्व कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, और इसको कहते हैं अति संक्रमण तत्व, अति संक्रमण तत्व। तो फिर से देखो चारों का नाम है। एस ब्लॉक को क्या कहते हैं, क्षार धातु। पी ब्लॉक का ये हो गया विन्यास, मिश्रित वर्ग कहते हैं। डी ब्लॉक का ये होता है विन्यास, संक्रमण तत्व कहते हैं। आई ब्लॉक का ये होता है विन्यास, इसको अति संक्रमण तत्व कहते हैं। इनर ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, ये तो मिक्स ग्रुप हो गया, अल्कली मेटल्स। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है। देखो एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ए ब्लॉक का होता है, तो इसमें लगभग सब है, लेंथेनाइड्स में भी है, आप ठीक करोगे क्या। एक्टिनाइड्स नहीं है तो यूरेनियम एक्टिनाइड्स है, क्यूबियम भी है, कैलिफोर्नियम भी है, टर्बियम नहीं है, टर्बियम नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है K3FeCN6 का आयुपैक नेम क्या होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 46 K3FeCN6 का आयुपैक, K3FeCN6 का आयुपैक। देखो आयुपैक बनाना हो तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, पोटासियम का होता है +1/3, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो x, और साइनाइड का होता है -1/6 = 0। ये हो जाएगा +3 + x - 6 = 0, x हो जाएगा आपका +3, ठीक है। अब जब +3 हो जाएगा तो आप इसका आयुपैक आसानी से बना लोगे। आयुपैक कैसे बनाते हैं, इसको पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पोटासियम, ठीक है। उसके बाद इधर से इधर लिखते हैं, यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा, इसको कहते हैं साइनो, पोटासियम हेक्सा साइनो। आयरन को फेरस भी लिख सकते हैं, या इसको कहते हैं फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर हमारा थर्ड आया तो लिखेंगे थर्ड, यहाँ आयंस लिख सकते हैं या थर्ड लिख कर सिर्फ छोड़ देंगे, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा पोटासियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड आयंस। फिर देखो कैसे बनाएं, तो भाई पहले K3FeCl6 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल आइटम का निकालते हैं, तो पोटासियम का +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल पोटासियम है 3, आयरन का x, साइनाइड का -1/6, चूँकि इसका -1 होता है, और ये हो गया 6, टोटल = 0। सॉल्व किए तो x आ गया +3। आयुपैक कैसे बनाते हैं, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड जो होता है उसको पहले लिखते हैं, और ब्रैकेट के राइट साइड जो होता है उसको लास्ट में लिखते हैं।
ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसमें लिखते हैं दायां से बायां की तरफ, राइट टू लेफ्ट। तो क्या लिखेंगे, पोटासियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड आयंस। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन है 46 क्या था, पोटासियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड नहीं, पोटासियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 46 का आंसर हो जाएगा डी। 47 निम्नलिखित में से कौन बाई डेटेंट लीगेंड है। लीजेंड्स बोलते हैं, ठीक है। बाई डेटेंट बोलते हैं जो दो मेटल से अटैच हो, उसको बाई डेटेंट बोलते हैं। तो बाई डेटेंट तुम्हारा आ जाएगा सीधा सीधी कौन आ जाएगा, इथिलीन डाइएमीन या ऑक्जिलेट भी होता है, ठीक है। इथिलीन डाइएमीन या कौन होता है, ऑक्जिलेट भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उप सहसंयोजक यौगिक बताइए K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या। ये पिछले मॉडल पेपर में भी था, तो उसमें अलग क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ निकेल का ऑक्सीकरण संख्या। तो कैसे बताए थे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, अभी निकाले हैं, फिर से बना लेते हैं। 48 क्वेश्चन क्या है, K4 है, K4 है, Ni है, CN4 है। K4 है, इन ब्रैकेट Ni है, Cn का होल 4 है। तो क्या बताए थे अभी तरीका कि कैसे बनाते, ये देखो ऊपर भी है, पोटासियम का +1 होता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालने जाएंगे तो +1 × 4 प्लस निकेल का x मानेंगे और साइनाइड का -1 × 4 = 0, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो +4 + x माइनस, हाँ यहाँ भी तो 4 ही है, = 0। तो x = क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। x = क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें क्या आया, ऑप्शन देख लेते हैं। 48 में 0 है, क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या से क्वेश्चन से खाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन गलत है, ठीक है, कौन गलत है। तो NiCO4 क्या इसका संरचना चतुष्फलकीय होगा, ठीक है। क्या इसका संरचना क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा। तो देखो यहाँ 4 है, ठीक है। 4 का अगर ये जो लीजेंड्स है अगर ये वीक होगा तो संरचना इसका चतुष्फलकीय ही होगा, ठीक है। तो ये सही है। अनुचुंबकीय भी होगा क्योंकि इसमें आप देखें वो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 आता है। जिसका ऑक्सीकरण संख्या 0 आएगा मतलब इसमें टोटल युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। लेकिन वही बात कर ले इसका, फिर से देखो यहाँ 4 है, 4 का चतुष्फलकीय होता लेकिन लीजेंड्स जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है। अगर CN है, ठीक है, CN है तो लीजेंड्स इसको स्ट्रांग कहते हैं। स्ट्रांग लीजेंड्स का जो होता है वो क्या होता है, वर्ग समतलीय। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखिए, तो यहाँ पूछा कौन गलत है, तो सही बात है, ये गलत कैसे होगा, क्योंकि जो स्ट्रांग लीजेंड्स होता है उसका जो संरचना होता है वर्ग समतलीय होता है। कैसा होता है, वर्ग समतलीय। तो NiCN4 का संरचना वर्ग समतलीय ही होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स नहीं होता तो चतुष्फलकीय होता। तो ये भी स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स है, ये भी स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स हैं। CN और CO जो होता है वो प्रबल इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, प्रबल लीजेंड्स होता है, ठीक है। तो इन दोनों का 4 जरूर है पर चतुष्फलकीय नहीं होगा, ठीक है, चतुष्फलकीय नहीं होगा। तो ये गलत है, इसका सही है वर्ग समतलीय होगा। और रही बात अनुचुंबकीय का, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि इसमें सारा युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऊपर देखिए इतना कि युग्मित इलेक्ट्रॉन एक जिंक का आया था तो ये प्रतिचुंबकीय था, वैसे ही यहाँ प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये आपका गलत है, ये सही है। और वर्ग समतलीय यानी वर्ग तलीय और प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। इसमें देखते हैं 6 है और 6 है, लीजेंड्स यहाँ कमजोर है तो 6 का होता है अष्टफलकीय, 6 का होता है अष्टफलकीय। अब 4 का होता है चतुष्फलकीय, कब, जब लीजेंड्स कमजोर हो। फिर से देखो यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा ट्रिक है, अगर 6 है तो अष्टफलकीय होगा, 4 है तो चतुष्फलकीय होगा, ये फिक्स है, ठीक है। लेकिन 4 है और लीजेंड्स अगर स्ट्रांग है तो क्या होगा, वर्ग समतलीय। यहाँ 4 है, लीजेंड्स स्ट्रांग भी है, यहाँ भी वर्ग समतलीय होना चाहिए था, लेकिन क्या दिया हुआ है, चतुष्फलकीय। तो ये गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसमें होगा यहाँ पर वर्ग समतलीय और यहाँ होगा प्रतिचुंबकीय, ठीक है। अगला है मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजाला अवक्षेप बनाता है। उजाले अवक्षेप का सूत्र क्या होगा। तो देखो इन सब में जो है मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया अलग अलग है, बिल्कुल इसका फॉर्मूला बनेगा डी,
HgNH2Cl, HgNH2Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्पीसीज में से किसकी संरचना चतुष्फलकीय होगी? निम्नलिखित स्पीसीज में से किसकी संरचना चतुष्फलकीय होगी? तो हम आपको क्या बताए थे कि लीजेंड्स जो होना चाहिए वीक होना चाहिए। तो देखो 4 का चतुष्फलकीय होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लीजेंड्स वीक है, इसका आंसर ए होगा। यहाँ देखो 4 है, चतुष्फलकीय होना चाहिए लेकिन लीजेंड्स स्ट्रांग है, तो वर्ग समतलीय होगा। 4 है, वर्ग समतलीय होगा। 4 है, वीक है, तो इसका भी संरचना चतुष्फलकीय होगा। तो इसमें आंसर दोनों सही है, ए और डी सही है। अच्छा 2 है, 2 से चेक कर लेते हैं। तो अगर दोनों अगर आ गए एग्जाम में तो आंसर आप क्या करोगे, NI को ही टिक करोगे, लेकिन आंसर दोनों सही है। NiCl4 नेगेटिव, हाँ ठीक है, ये वीक लीजेंड्स है तो इसका होगा चतुष्फलकीय। तो कभी भी 4 हो तो चतुष्फलकीय और 6 हो तो अष्टफलकीय, कमजोर लीजेंड्स के कंडीशन में, और स्ट्रॉन्ग लीजेंड के कंडीशन में वर्ग समतलीय, ये याद रखिएगा, इसको कहीं पर लिख ही लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एल्किल हाइलाइट का जलाशय यानी हाइड्रोलाइसिस जो है SN1 क्रिया द्वारा होता है? तो पिछले मॉडल सेट में भी इसका आंसर बताए हैं कि SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री ज़्यादा होता है, ठीक है, 3 डिग्री। तो इसमें देखिए तो 3 डिग्री कौन है, ये आपका 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, CH मतलब 2 डिग्री, CH2 मतलब 1 डिग्री, CH2 मतलब 1 डिग्री, और यहाँ है आपका 3 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विनाइल हाइलाइट है? तो देखो विनाइल हाइलाइट किसको बोलते हैं, विनाइल हाइलाइट इसको बोलते हैं जिसमें हाइलोजन वाले कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच हो, ठीक है। पिछले मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन था, तो फिर आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो हाइलोजन वाले कार्बन से डबल बॉन्ड है तो ये विनाइल हाइलाइट होगा, बी होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, बी। लेकिन वही अगर आप देख लो बाकी सब में तो हाइलोजन वाले कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं है, जस्ट उसके बाद वाले कार्बन से है। तो ऐसे को एलाइल भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, एलाइल। ये एलाइल है, ये विनाइल है, इसमें तो काफ़ी दूर है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? ये भी पिछले मॉडल पेपर 1 में आ चुका है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज होता है अग्निशामक में, ठीक है। फिर से इन सब में बाकी बार डिस्कशन कर लें। CHCl3 का होता है बेहोशी उत्पन्न करने वाली दवा है, एनेस्थेटिक एजेंट। CH3Cl ये नॉर्मल एक हेलो एल्केन कंपाउंड है, और ये है COCl2 जिसको बोलते हैं फास्जीन, ये विषैला गैस है। अभिक्रिया R बॉन्ड COOAG प्लस Br2 जो है RBr बनता है, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये हुंड सडिकर होता है, ठीक है, कौन सा, हुंड सडिकर। ब्रोमो एल्केन का बनना कौन सी अभिक्रिया आएगा, हुंड सडिकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी एल्कोहल है? तो टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फिर से इस पर डिस्कशन कर देते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। 1 डिग्री किसको बोलते हैं, CH2OH को बोलते हैं 1 डिग्री। 2 डिग्री किसको बोलते हैं, CHOH को बोलते हैं, और 3 डिग्री किसको बोलते हैं, C बॉन्ड OH को, ठीक है। ये पहचान है। एक चीज़ और अभी थोड़ा देर पहले डिस्कशन की थी, ये भी याद रखना है। SN1 में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, और फिर होता है 1 डिग्री। वही अगर SN2 पूछ देगा तो इसको पलट देना है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा उसमें एक्टिव होता है 2 डिग्री, और सबसे कम एक्टिव होता है 3 डिग्री। तो इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन देख लेते सामने। निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी अल्कोहल है? टर्शियरी अल्कोहल का मतलब आपका होना चाहिए C बॉन्ड OH। C बॉन्ड OH देखते हैं ऑप्शन में, CH2 है, ये प्राइमरी है, C देखो यहाँ है ना, C के साथ OH लगा हुआ है क्योंकि बाकी इधर उधर है। तो आंसर क्या होगा, बी, ठीक है, आंसर क्या होगा, बी। इधर देखते हैं, ये तुम्हारा डाई हाइड्रिक में आ जाएगा क्योंकि दो को OH है। इधर भी तुम्हारा CH2 के साथ OH है, बाकी इधर C अलग है, OH जिसके साथ है वो CH2 होती है। ये भी प्राइमरी में आएगा, किस में आएगा, प्राइमरी में नियो आएगा, ये प्राइमरी में नियो, ये प्राइमरी, टर्शियरी, प्राइमरी में नियो, ये डाई हाइड्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन मिलता है? देखो एसीटोन मिलता है द्वितीयक एल्कोहल से। एसीटोन कीटोन है, एसीटोन कौन है? कीटोन। तो द्वितीयक एल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में, और प्राथमिक एल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। तो खैर ये एल्डिहाइड है, नहीं होगा, ये एल्कोहल है पर प्राथमिक एल्कोहल है, ये भी प्राथमिक एल्कोहल है। ये देखो OH के साथ CH है, तो ये द्वितीयक एल्कोहल है, सेकेंडरी है, तो आंसर क्या होगा? C। याद रखना, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है और द्वितीयक एल्कोहल कीटोन बनाता है जिसका नाम एसीटोन है, तो ये होगा आंसर। वैसे भी ऐसे भी बना सकते हो कि एसीटोन में 3 कार्बन चाहिए, कहीं भी 3 कार्बन नहीं है, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 और 3, तो यही एसीटोन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये है पायरोग्लिसरॉल अम्ल से, पायरोग्लिसरॉल अम्ल से। बाकी तो नहीं बनेगा। सीरा के किण्वन से इथेनॉल बनता है, ये भी पूछ देता है, ठीक है। इससे बनता है क्या? इथाइल एल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। तो पूछ देगा कि इथाइल एल्कोहल किससे बनता है, तो सीरा के किण्वन से। मेथिल क्लोराइड और इसके अभिक्रिया से नहीं बनेगा, मेथिल एमीन और नहीं बनेगा, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या बनता है? तो अभी अभी बताए थे कि प्राइमरी एल्कोहल से क्या बनता है? एल्डिहाइड। और द्वितीयक एल्कोहल से क्या बनता है? कीटोन। तो यहाँ पूछ रहा है उत्प्रेरक, अच्छा निर्जलीकरण है, ऑक्सीकरण नहीं। देखो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है और द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है, लेकिन यहाँ दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया है प्राथमिक एल्कोहल के उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण में जल का अनुत्याग होता है, ये भी एक टाइप का ऑक्सीकरण ही अभिक्रिया है, तो इसे भी बनना चाहिए एल्डिहाइड। क्या बनना चाहिए? एल्डिहाइड। निर्जलीकरण में भी क्या होता है कि जल का अनुत्याग होता है, तो जल के साथ साथ ऑक्सीजन का अनुत्याग हो ही रहा है, तो ऑक्सीजन का अनुत्याग हुआ जब भी, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो 59 का आंसर हो जाएगा डी। 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से फिनॉल को पहचानिए। तो फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, तो ये हो जाएगा आंसर डी। C6H5 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बाकी सब कोई ऐसा नहीं है। बेंजीन का फॉर्मूला है। चलिए तो अब हम लोग नज़दीक आ गए हैं, सेट लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, फटाफट देखिए। फॉर्मल, एक मिनट, हाँ, फॉर्मेलिन का व्यापारिक नाम क्या है? तो देखो फॉर्मेलिन का व्यापारिक नाम, नहीं, फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है, किसका व्यापारिक नाम है? तो फॉर्मेलिन होता है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO का 40% जलीय विलयन। कैसा विलयन? जलीय विलयन। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड का आयुपैक नाम होता है मीथेनल। क्या होता है? मीथेनल। तो यहाँ देखो लिखा हुआ 40% मीथेनॉल, यहाँ लिख दिया है, नॉल नहीं बल्कि नल होगा। क्या होगा? नल होगा। मीथेनॉल का जलीय विलयन, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है बताए थे? ध्यान रखना, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पे सिर्फ अम्ल लिखा हुआ है, लेकिन आप पूरा याद कर लेना, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है RCOOH। तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन है? तो ये पिछले क्लास में बताया था कि जितना अल्काइल समूह रहेगा एमीन उतना क्षारीय होता जाएगा। तो ये देखो फिनाइल समूह है, यहाँ अल्काइल समूह 2 है, यहाँ एक ही है, यहाँ ये तो फिनाइल समूह, ये होगा, आंसर हो जाएगा डी। सबसे ज़्यादा अल्काइल समूह इसमें है 2 है, C2H5। ये फिनाइल समूह है, ये फिनाइल समूह 1 है, फिनाइल समूह 2 है। फिनाइल समूह से अम्लीय गुण बढ़ता है। तो अगर यहाँ क्वेश्चन पलट के पूछ देता कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो आप क्या टिक करते? बी टिक करते। आप क्या टिक करते? बी। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C2H5 ट्वाइस NH। अगर पूछता सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो आंसर हो जाता बी। फिनाइल समूह से अम्लीय गुण बढ़ता है और अल्काइल समूह से क्षारीय गुण बढ़ेगा। जब एसीटामाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है? ठीक है, एसीटामाइड है, एसीटामाइड की अभिक्रिया कराया जाएगा तो निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो देखो इससे बनता है मिथाइल एमीन, प्राथमिक एमीन बनता है। ये भी पिछले सेट, मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ठीक है।
एमाइड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3NH2 यानी मिथाइल एमीन बनेगा। ठीक है, और रिएक्शन कराते किसका, CH3CO, इसमें रिएक्शन जो होता है वो इसका रिएक्शन होता है, CH3CONH2 को रिएक्शन कराते हैं किससे, Br2KOH से, तो बनता है मिथाइल एमीन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोस है, कीटोहेक्सोस मतलब जिसमें कीटोन समूह होता है, तो वो होता है फ्रुक्टोज। अगर यहाँ एल्डोहेक्सिस बोलता तो आंसर हो जाता ग्लूकोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है तो इसको एल्डोहेक्सोस भी बोलते हैं ग्लूकोज को, और कीटो में कीटोन समूह होता है फ्रुक्टोज में, तो इसको बोलते हैं कीटोहेक्सोस। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है रेटिनॉल। ठीक है, कभी कभी यही पूछता है विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो थायमीन, ये किसका नाम है, बी का। और विटामिन सी का नाम होता है अस्कार्बिक अम्ल, और विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। तो यहाँ पूछा विटामिन ए का नाम तो रेटिनॉल, अगर बी का पूछता तो थायमीन, और सी का पूछता तो अस्कार्बिक अम्ल। एक ये ऐसी नॉर्मल केमिकल है। एक कच्चा पदार्थ जो नाइलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नाइलॉन बनाने में कच्चा पदार्थ जो प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, एथी नहीं होगा, ये होना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा है कौन, एपिटिक अम्ल। कौन है, एपिटिक अम्ल, क्योंकि ये तुम्हारा आपका रबड़ में भी आ जाता है। तो क्या होगा, एपिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, तो देखो ये क्रियाशील बहुलक है, ये भी क्रियाशील है, ये भी है, ये हो जाएगा पॉलीथीन। इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला कर बनाया जाता है पॉलीथीन, तो डबल बॉन्ड होता है इथीन में, तो ये डबल बॉन्ड वाला योगशील अभिक्रिया दर्शाता है, तो हम कह सकते हैं क्या, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन या पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्राजीन एक दवा है। ठीक है, हाइड्राजीन क्या है, एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में होता है, तो हाइड्राजीन तुम्हारा होता है ट्यूबोक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबोक्लोसिस, टाइफाइड में होगा नहीं, कलरा में, मलेरिया में नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक एल्कालाइड है, देखो जो एल्कालाइड होता है वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, जिसका उपयोग बनाया जाता है निकोटीन में, मार्फिन में, है ना, कैफीन में, ये सब बनाने में होता है। तो यह निकोटीन है, केकीन है, एंट्रोपिन, ये सब नशीला है, तो इनमें से सभी, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से नभी सभी। एल्केनामाइड एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, जिसका उपयोग किया जाता है आपका नशीला पदार्थ बनाने में, दर्द निवारक दवा में, एंटीसेप्टिक में, इसलिए इसमें क्या होगा, इनमें से सभी। तो विद्यार्थी ये देखो मॉडल सेट 2 का सारा आंसर कंप्लीट मैंने करवा दिया आपके सामने। आई होप आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। और ये ऐसा नहीं कोई मॉडल पेपर है, बल्कि हम इसके हेल्प से सभी ऑब्जेक्टिव्स पे नज़र डाल रहे हैं। तो मॉडल पेपर 1 हमारा कंप्लीट आज हो गया, सॉरी कंप्लीट हो चुका था। मॉडल पेपर 2 आज हमारा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम मॉडल पेपर 3 से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए और फीडबैक हमको ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। ठीक है, चलिए, तो सबको हैव अ नाइस डे, थैंक यू।